बेटे ने माँ को घर से धक्का देकर निकाला, लेकिन 120 करोड़ की वसीयत का सच सामने आते ही जिंदगी भर के लिए हो गया अब बेघर। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां खून के रिश्तों पर कागजों की स्याही भारी पड़ गई। एक ऐसी माँ की व्यथा जिसने अपनी औलाद में भगवान देखा था, लेकिन बदले में उसे मिला केवल दर दर की ठोकरें। पर याद रखिएगा, कर्मों का हिसाब ऊपर वाला उसी दुनिया में करता है। माँ, ये घर अब मेरे नाम पर है। तुम अपनी ये पुरानी पोटली उठाओ और घर से निकल जाओ। मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्राइवेसी चाहिए। मुझे तुम्हारी ये पूजा पाठ और ये सड़ी हुई पुरानी यादें अब नहीं देखनी। ये शब्द थे उस बेटे के जिसे शारदा देवी ने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। शारदा देवी के पति का देहांत हुए सालों हो चुके थे। उन्होंने अपने एक लौते बेटे मयंक को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। मयंक अब शहर का एक बड़ा बिल्डर बन चुका था। उसके पास आलीशान गाड़ियां थी, 5 स्टार होटल में डिनर करने का रुतबा था। लेकिन उसी के घर में एक कोने में बैठी अपनी मां के लिए उसे पास चंद मिनटों का समय नहीं था। शारदा देवी ने नम आंखों से बेटे की तरफ देखा। उनकी कांपती उंगलियां उनके पुराने मंगलसूत्र पर थी। मयंक, ये घर तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। मैंने तो बस इसी छत के नीचे अपनी आखिरी सांसें गिनने का सोचा था। मुझे किसी सुख सुविधा की लालसा नहीं है। बस एक कोना दे दे जहां मैं अपनी माला जप सकूं। मयंक की पत्नी नैना, जो पास ही खड़ी थी, उसने व्यंग भरी हंसती हंसते हुए कहा, माँ जी, ये कोई आश्रम नहीं है। मयंक ने बहुत मेहनत से इस बंगले को रेनोवेट कराया है। आप यहाँ रहेंगी तो सोफा खराब होगा, दीवारों पर अगरबत्ती के दाग लगेंगे। आप गांव वाले पुराने घर में जाकर क्यों नहीं रह जाती? मयंक ने बिना एक पल सोचे अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें घर के गेट से बाहर धकेल दिया। जाओ माँ, और दोबारा इस बंगले की तरफ मुड़कर मत देखना। मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करूंगा। बस मुझे अपने जीवन से दूर रहो। शारदा देवी उस भरी दोपहर में सड़क पर अकेली खड़ी थी। उनके पास कुछ पुराने कपड़े थे और एक छोटी सी डायरी। वह पैदल ही रेलवे स्टेशन की ओर चल दी। उनकी आंखों में आंसू थे, नहीं थे, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। महीने बीतते गए। मयंक अपनी दुनिया में व्यस्त था। वह नए प्रोजेक्ट साइन कर रहा था और अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी करने के लिए बेहिसाब कर्ज ले रहा था। उसे लगा कि उसकी सफलता का कोई अंत नहीं है। लेकिन तभी उसके जीवन में एक कानूनी नोटिस आया। यह नोटिस उसके स्वर्गीय पिता के पुराने वकील मेहता जी की तरफ से आया था। वकील ने मयंक को उनके ऑफिस बुलाया। मयंक पूरे रौब के साथ वहां पहुंचा। मेहता साहब, आप जानते हैं कि मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। मेरे पास ये पुराने कागजात देखने का समय नहीं है। आखिर क्या बात है? मेहता जी ने अपनी चश्मा ठीक करा और एक लिफाफा मेज पर रखा। मयंक, तुम्हारे पिता की मृत्यु के समय उन्होंने एक वसीयत मेरे पास जमा कराई थी। उन्होंने साफ निर्देश दिया था कि यह वसीयत तभी खुलेगी जब तुम्हारे घर में कोई बड़ा बदलाव आएगा। मुझे खबर मिली कि तुमने अपनी माँ को घर से निकाल दिया है। अब यह वसीयत खोलने का समय आ गया है। मयंक ने हंसी उड़ाते हुए कहा, हाँ, वसीयत पिताजी के पास था ही क्या? एक छोटा सा पुश्तैनी मकान और कुछ जमीन। जो कुछ भी आज मेरे पास है वो मेरी मेहनत है। मेहता जी ने जैसे ही वसीयत पढ़ी, मयंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वसीयत के अनुसार वही आलीशान बंगला, मयंक की कंस्ट्रक्शन कंपनी के सभी शेयर और शहर की बेशकीमती जमीनें, सब कुछ मयंक के पिता के नाम नहीं, बल्कि उसकी मां शारदा देवी के नाम थी। मयंक तो केवल उन संपत्तियों का केयर टेकर था। और वसीयत में एक विशेष क्लॉज था। यदि मेरा बेटा अपनी मां को घर से निकालता है या उनकी उपेक्षा करता है, तो संपत्ति का मालिकाना हक तत्काल प्रभाव से किसी ट्रस्ट के नाम हो जाएगा और बेटे को बेदखल कर दिया जाएगा। मयंक चिल्लाने लगा, यह झूठ है, यह साजिश है, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा। मेहता जी ने शांत भाव से कहा, मयंक, तुम्हारे पिता जानते थे
कि तुम किस रास्ते पर जा रहे हो। तुम जो भी सफलता देख रहे थे, वो सब तुम्हारी माँ के हस्ताक्षर से चलती है। तुमने उन्हें घर से निकाला, यानी तुमने उस कानूनी अनुबंध को तोड़ दिया जो तुम्हें इस संपत्ति का अधिकारी बनाता था। अगले ही हफ्ते मयंक के घर पर नीलामी की नोटिस चस्पा हो गई। पुलिस और प्रशासन की टीम आई और मयंक को उसके ही घर से बाहर कर दिया गया। जिस आलीशान बंगले पर उसे गर्व था, वह पल भर में उसका नहीं रहा। नैना ने जैसा ही देखा कि मयंक अब दिवालिया हो चुका है, उसने उसी दिन तलाक के कागजात मयंक के मुंह पर मार दिए और अपने मायके चली गई। मयंक अब सड़क पर था। न पैसा, न घर, न पत्नी। उसे अपनी माँ की याद आई। वह भटकता हुआ उसी गांव के पुराने घर पहुंचा जहां वह बचपन में रहता था। वहां उसने देखा कि उसकी माँ बहुत शांति से एक पेड़ के नीचे बैठी बच्चों को पढ़ा रही थी। आसपास के लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया था। मयंक दौड़कर उनके पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने अपने पिता की कमाई के लिए अपनी माँ को ही खो दिया। शारदा देवी ने अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बस एक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने धीरे से कहा, मयंक, मैंने तुम्हें संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि संस्कार के लिए पाला था। जो इंसान अपनी जननी का नहीं हो सका, वह दुनिया की किसी भी वसीयत का हकदार नहीं हो सकता। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें भोजन दे सकती हूँ, लेकिन जो विश्वास तुमने तोड़ा है, उसे जोड़ना अब मेरे बस में नहीं है। शारदा देवी ने उसे रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया दे दी। मयंक अब उसी गांव में मजदूरी करता है, पर रोज उन गलियों से गुजरता है जहां कभी उसका रुतबा था। और आज वह अपनी गलतियों का बोझ ढो रहा है। उसने सीखा कि दौलत की वसीयत तो कागज पर लिखी जाती है, लेकिन रिश्तों की वसीयत दिल में लिखी जाती है, और उसे कभी बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, याद रखिएगा, माँ बाप के आशीर्वाद से भी बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, तो आपकी सफलता के रेत के महल जैसी है, जो कभी भी ढह सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि मयंक को उसकी सजा सही मिली? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप परिवार की अहमियत समझते हैं, तो वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। धन्यवाद।